हाँ जी। सो अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। मतलब यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट ऑफ सेल। एक्चुअल में ना ये हेडिंग इस तरह से है, सो मतलब मैं तीन चीज़ें पढ़ूंगा। एक तो मैं पढ़ूंगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक सेकेंड रुको आप। एक तो पढ़ूंगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक पढ़ूंगा सेल, तीन चीज़ें पढ़ूंगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ऐसे बात क्लियर हुई। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाइडर टर्म है जिसके अंदर सेल भी कवर्ड है और एग्रीमेंट टू सेल भी कवर है। क्लियर। पहले हम बात कर लेते हैं सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। शॉर्ट में मतलब एक बार मैंने आपको बता भी दिया था, सिर्फ उतना ही रिवाइज कर रहा हूँ, फिर बाकी डिटेल में तो हम नीचे पढ़ेंगे। सेल का मतलब होता है बेच देना, मतलब जहाँ पे मैंने जो भी काम था ना वो करके निपटा दिया, मतलब सामान दे दिया, पेमेंट ले ली, बात खत्म। क्लियर। ये क्या हो गया, सेल हो गया। एग्रीमेंट टू सेल मैं फ्यूचर में बात कर रहा हूँ, मतलब कि अभी मैंने आपको सामान बेचा नहीं है, मैं बेचने की बात कर रहा हूँ कि मैं ना आपको फ्यूचर में सामान बेच दूंगा। सो दैट्स कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट करा है कि हाँ मैं आपको क्या करूँगा, सेल करूँगा। क्लियर है। और सेल मतलब कर दी है सेल, डन हो गया। सो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेरा एक्चुअल में क्या है, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब वो हो सकता है कि मैंने बेच दी है तो उसको भी मैं कहूँगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और हो सकता है अगर मैंने फ्यूचर की बात करी हो तो भी मैं उसको बात करूँगा। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या होता है, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, मतलब जितना भी हमने पढ़ा था, सो उसमें क्या था, टू डू और प्रॉमिस टू डू। मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, कुछ करना या करने की बात करना, प्रॉमिस करना। बात समझ में आया था ना। कंसिडरेशन की डेफिनेशन में भी हमने इस तरह से पढ़ा था। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या होता है, या तो कर देना या करने का प्रॉमिस कर देना कि फ्यूचर में करूँगा। सो वही बात होगी ना, या तो सेल कर देना या फ्यूचर में करने की बात करना। तो क्लियर हुआ ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कोई अब मुश्किल चीज़ नहीं रहेगी ना। चलो अब यहाँ से पढ़ते हैं क्या है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। डेफिनेशन क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर, या तो सेल ट्रांसफर कर देता है, ये ट्रांसफर करने का एग्री करता है, द प्रॉपर्टी इन द गुड। प्रॉपर्टी के नीचे लिखो ऑनरशिप, क्योंकि प्रॉपर्टी जितनी बार आएगा उतनी बार लिखना, अदरवाइज माइंड में डाउट चलता है हमारे। ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी मतलब पता नहीं क्या प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। टू द बायर ऑफ फॉर अ प्राइस, कि जो खरीदने वाला है उससे किसी प्राइस पर वो क्या कर रहा है, अपनी ऑनरशिप गुड्स में ट्रांसफर कर रहा है या करने की बात कर रहा है, मतलब सेल कर रहा है या सेल करने की बात कर रहा है। इट इज़ अ वाइडर टर्म देन सेल, सेल से वाइडर है, अरे पता है ना, सेल मतलब सेल, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब सेल प्लस एग्रीमेंट टू सेल, तो इससे बड़ी होगी ना, इसमें एग्रीमेंट टू सेल भी आ जाता है। इसमें क्या, इसमें प्रॉपर सेल मतलब जो नॉर्मल सेल होगी, और एग्रीमेंट टू सेल दोनों चीज़ें आती हैं। इट कैन बी ऑब्सोल्यूट और इट कैन बी कंडीशनल। ऑब्सोल्यूट भी हो सकती है, कंडीशनल भी हो सकती है। ठीक है, ये तो पढ़ लिया था, मतलब एक तो सीधा सीधा हो गया कि हाँ भाई ऐसे की ऐसी, जैसे मतलब विदाउट एनी कंडीशन होगी सेल, और एक कंडीशनल होगी कि मैं ऐसा करूँगा तो ही सेल करूँगा। ठीक। अब बात आती है एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो एसेंशियल्स हैं वो किसके, सेल के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। वही थोड़े थोड़े से वैसी, पहले उसमें भी क्या था, दो पार्टीज होना चाहिए। अरे भाई अकेला अपने आप में तो ना करेगा, कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी दो जने चाहिए होते, तो यहाँ पे भी क्या है, बायर एंड सेलर। सब्जेक्ट मैटर, फिर वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक आइटम होनी चाहिए जिसके ऊपर आप सारा क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। वो सब्जेक्ट क्या है, गुड्स है। गुड्स के रिगार्डिंग ही आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, अभी हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे गुड्स की ही बात होगी। क्लियर है। सर्विसेज की बात नहीं होगी। प्राइस होता है यहाँ पे, एक प्राइस का होना जरूरी है। मनी पेड और प्रोमिस्ड, या तो पे कर दिया आपने या कहा है कि मैं कर दूंगा पे, तो दोनों में से कोई सी एक चीज़ आपकी होनी जरूरी है। क्लियर है ये वाली बात। फिर क्या है, प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब ऑनरशिप। ऑनरशिप भी ट्रांसफर होनी चाहिए बायर से सेलर के पास, चाहे तो अभी या फ्यूचर में, डजेंट मैटर। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या तो ऑब्सोल्यूट होना चाहिए या फिर कंडीशन, दोनों तरीके से कैसा भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डन हो गया यहाँ तक। क्लियर है, सिंपल से थे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्या, पहले तो दो जने होने चाहिए, बायर होना चाहिए, सेलर होना चाहिए। और जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किस चीज़ का कर रहे हैं, गुड्स का, तो गुड्स की बात होनी चाहिए। फिर गुड्स ऐसी कॉन्ट्रैक्ट ऐसी दे देंगे कि सामान नहीं, प्राइस के बदले में देंगे, और प्राइस के बदले में हम क्या करेंगे, ऑनरशिप ट्रांसफर कर देंगे। बात समझ में आई ना। एक तरफ से गुड्स जाएंगे और दूसरी तरफ से प्राइस आएगा, तो एक तरफ से प्राइस और दूसरी तरफ से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा भी ऑब्सोल्यूट या कंडीशनल हो सकता है।
फॉर्मेलिटीज़ क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए? जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आपकी फॉर्मेलिटीज़ क्या है? देर में बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, जो गुड्स है ना उसकी इमीडिएट डिलीवरी हो सकती है, मतलब आपने अभी के अभी क्या कर दिया, गुड्स भी डिलीवर कर दी। देर में बी इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस, और पेमेंट कैसी हो सकती है, या फिर इमीडिएट पेमेंट हो सकती है और डिलीवरी फ्यूचर डेट पे हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। इमीडिएट डिलीवरी हो सकती है और इमीडिएट पेमेंट हो सकती है। डिलीवरी और पेमेंट दोनों ही कैसी हो सकती है, इंस्टॉलमेंट में हो सकती है। डिलीवरी और पेमेंट दोनों ही कैसी हो सकती है, किसी फ्यूचर डेट में हो सकती है। मतलब सीधी सी बात इसमें क्या है, फॉर्मेलिटीज़ के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ कि देखो भाई, एक तो तुम्हारी क्या है, डिलीवरी है, और दूसरी चीज़ क्या है, पेमेंट है। दोनों ही कभी भी हो सकती है, अभी भी और बाद में भी। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन कैसा भी बना लो, कॉम्बिनेशन कैसा भी बना सकते हैं ना। मैं क्या कह रहा हूँ, डिलीवरी है, पेमेंट है, ठीक है, ये डिलीवरी था, चलो कोई बात नहीं, डिलीवरी है और पेमेंट है। ये मैं कह रहा हूँ इमीडिएट, या तो इमीडिएट हो सकती है, और ये कैसे हो सकती है, फ्यूचर में हो सकती है। ये इमीडिएट, ये इमीडिएट हो सकती है। ये फ्यूचर, ये इमीडिएट हो सकती है। ये फ्यूचर, ये फ्यूचर हो सकती है। तो ऐसा बन सकता है ना। और एक हमारा लास्ट दे दिए, ये भी इंस्टॉलमेंट और ये भी इंस्टॉलमेंट में हो सकती है। बात क्लियर हुआ? डन है। इसके अलावा मैं और भी कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है तो एक्चुअल में बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप इंस्टॉलमेंट के साथ फ्यूचर वगैरह का कोई बनाना चाहो, या इमीडिएट पेमेंट इंस्टॉलमेंट वाला गुड्स जो डिलीवरी हो रही है वो इंस्टॉलमेंट में है, तो इस तरीके का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहो तो बना सकते हो। सिंपल सा टॉपिक है, कुछ ऐसा इसमें नहीं है। अब मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस वाले टॉपिक का है, ठीक है, और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, मार्क कर लेना चाहिए, ठीक है, कैटेगरी 1 में मार्क कर लेना। सबसे पहले, प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर इमीडिएटली। जो प्रॉपर्टी है ना, मतलब ऑनरशिप जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ पे सेल किसको कहते हैं कि मतलब मैंने गुड्स ना अभी के अभी आपको क्या कर दी, दे दी। अब बात ध्यान रखना, मायने रखते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, फाउंडेशन लेवल पे मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतना ज़्यादा आपको मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बट जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको ध्यान होना चाहिए ना। यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर इमीडिएटली। ये नहीं कहा है, ऐसा नहीं लिखा है गुड्स डिलीवर, यहाँ पे प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस लिखा है, गुड्स डिलीवर नहीं लिखा है। तो जैसा लिखा है वैसा लिखो। मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी, हो सकता है सामान अभी तक मेरे पास रखा हो। बात समझ में आया? तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना कि मतलब सर ऐसा कैसे कि मतलब मैंने गुड्स डिलीवर नहीं करी और ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, ये बाद में सारा और अच्छे से समझ में आएंगे धीरे धीरे आपको, ठीक है। तो एकदम परेशान मत होना, वहाँ पे हो जाएगा। बाकी जितना ज़रूरत है उतना मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। मान लिया सामान मेरे पास रखा है, मैंने आपसे कह दिया कि ठीक है सामान आपका हो गया, जब चाहो तब उठा लेना। तो रखा मेरे पास है, मालिक आपको बना दिया, अब आपका अधिकार हो गया, जब चाहो तब आके उठा के ले के जा सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, प्रॉपर्टी इन द गुड पासिस टू बायर ऑन फ्यूचर डेट। एग्रीमेंट टू सेल में अभी तक ऑनरशिप ट्रांसफर ही नहीं करी ना, सेल हुई नहीं है ना। तो मतलब यहाँ पे तो अभी सीधी सी बात यही है कि अभी फ्यूचर में होगी, या फिर किसी कंडीशन को पूरा करने पे होगी। वो भी तो एक तरह से क्या है, फ्यूचर ही है ना। अभी कंडीशन जब पूरा करोगे तब सेल करूँगा, तो दोनों ही की बात तो एक ही है कि किसी फ्यूचर डेट में ही आपको क्या होगी, एग्रीमेंट टू सेल में ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। सेल का मतलब ही एक्चुअल में क्या जाता है, सेल में मैं कहता हूँ कि जब ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी है तो वही सेल है, मैंने लिखवाया था ना। डिलीवरी और सेल में डिफरेंस वही चीज। रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ बायर सिंस रिस्क फॉलोज ऑनरशिप। अभी क्या होता है, रिस्क फॉलोज ऑनरशिप का मतलब क्या है, जिसकी ऑनरशिप उसका नुकसान। मोबाइल आपका है, टूट गया तो किसको नुकसान, आपको या मुझे? आपको है ना। मोबाइल मेरा है, टूट गया तो किसका नुकसान, मेरा है। आप दुकान पे गए, दुकानदार के पास मोबाइल रखा था, उसके शोरूम पे रखा था, उसका मोबाइल था, वो टूट गया, नुकसान किसका, शॉपकीपर का। आपने तो अभी खरीदा ही नहीं है, और वहीं पे आपने खरीद लिया और खरीदते ही आपके हाथ से छूट गया और टूट गया, नुकसान किसका, अब आपका हो गया। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या है, सीधी सी बात है, जब आपने ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी है तो उसका रिस्क भी तो ट्रांसफर हो गया ना बायर को। अब मालिक बन गया बायर, अभी कुछ भी लॉस होता है तो किसको होगा, बायर को होगा, खरीद कस्टमर को होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे रिस्क किसका है, सेलर का है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसमें आपने ऑनरशिप ट्रांसफर ही नहीं करी है, अभी तक तो ऑनर कौन है इसका, सेलर है। तो जो ऑनर होगा वही उसका नुकसान बियर करेगा।
जब फ्यूचर में बायर को ट्रांसफर कर दोगे उसके साथ, तब क्या हो जाएगा, उसको पास हो जाएगी। इट इज़ एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड क्या था, जहाँ पे मैंने कर दिया है कोई भी पार्ट, तो ये एग्जीक्यूटेड है, यहाँ पे मैंने सेल कर दी, यहाँ पे मैंने ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, ये फ्यूचर में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। सेलर कैन स्यू बायर फॉर प्राइस ऑफ गुड्स। अगर बायर ने पेमेंट नहीं करी है ना, यहाँ पे आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया आपने, ऑनरशिप उसको ट्रांसफर कर दिया, भाई मालिक तुम बन गए, पेमेंट करी नहीं है, अगर ऐसा करोगे तो केस कर दूंगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। Aggrieved party can sue for damage only and not for the price unless price was payable at a stated date। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे अगर आपने कोई डेट लिखी थी कि इस तारीख को आपको पेमेंट करनी है, अगर उस तारीख में पेमेंट नहीं आई आपके पास, फिर तो केस कर सकते हो आप। क्लियर है बात? फिर तो क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। अगर आपने कहा था कि एडवांस दे देना, एडवांस नहीं दिया उसने, तो आप केस कर दोगे, चलेगा। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, पेमेंट की बात ऐसा डेट पे नहीं हुई थी या कुछ और बात थी, आपने कहा था मैं सामान दे दूंगा उसके बाद आप मुझे पेमेंट कर देना, इस तरह की बात हुई थी, या कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ था जब आप मुझे पेमेंट कर दोगे मैं आपको सामान डिलीवर कर दूंगा, यहाँ पे पेमेंट की डेट नहीं हुई थी ना, कोई डेट फिक्स नहीं करी ना, अरे जब भी करोगे मैं तब डिलीवर कर दूंगा आपको, ऐसा हुआ नहीं वाली बात। तो इस केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट आपको कोई लॉस होता है तो उसके लिए सिर्फ आप डैमेज क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अगर दूसरे के कारण आपको कोई नुकसान हुआ है तो डैमेज क्लेम कर सकते हो, उसमें आप उससे प्राइस की पेमेंट नहीं मांग सकते हो, सिर्फ तभी मांग सकते हो जब आपने कोई डेट फिक्स करी थी, उस डेट पे उसने नहीं दिया। सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स इज द लाइबिलिटी ऑफ द बायर। अगर बायर के, मैंने सामान की ऑनरशिप किसको दे दी, बायर को दे दी, और बायर के पास से पता क्या हुआ, नुकसान हो गया, टूट गया, तो नुकसान किसका है, अभी बताया ना, बायर का। डिस्ट्रक्शन हो गया, नुकसान टूट गया, तो वो नुकसान उसी का ही है, ठीक है। सच लॉस और डिस्ट्रक्शन इज द लाइबिलिटी ऑफ द सेलर। वहाँ पे तो अभी सेलर के पास ही है वो सामान, और उसमें टूट गया तो नुकसान किसका, सेलर का। बात क्लियर, सीधी सी बात, जो मालिक उसका नुकसान। तुमने कॉन्ट्रैक्ट भले कर लिया, एग्रीमेंट टू सेल कर दिया, बट अभी तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करी है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करी है तो मालिक सेलर है, और सेलर मालिक है तो नुकसान किसका, सेलर का, ठीक है। राइट क्रिएट जस्ट इन रैम, क्रिएट जस्ट इन पर्सनम, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, पूरा मैं इसको बताऊंगा आपको। और उसके अलावा मैं जब तक बताऊंगा तब तक के लिए आपके ऊपर होमवर्क है, इसको आप फाइंड आउट करोगे। देखो थोड़ा सा आप रिसर्च करना भी सीखो, जो टेक्निकल टर्म्स है मतलब उनको अपनी रिसर्च के बेसिस पे भी पढ़ना सीखो। जब इसको पढ़ोगे ना, एक बार देख लेना, गूगल करोगे जब, अगर इन्वेस्टोपीडिया पे, मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर इन्वेस्टोपीडिया पे कोई टर्म आ रही होती है ना, तो पहले उस वेबसाइट को ओपन कर लिया करो, इन्वेस्टोपीडिया। यूट्यूब नहीं यूज़ करना है, यूट्यूब यूज़ नहीं करना है इसके लिए, ठीक है। आपको क्या यूज़ करना है, गूगल करना है, गूगल करना सीखो। यूट्यूब पे क्या करोगे, यूट्यूब ओपन करोगे, कहीं ना कहीं किसी टीचर ने कोई सीए फाउंडेशन की या बीकॉम की क्लास अपलोड कर दी होगी जिसमें ये टॉपिक आया होगा, वहाँ से आप पढ़ लोगे। अरे टीचर से नहीं पढ़ना है, टीचर से तो मैं पढ़ाऊंगा ही, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यूट्यूब पे भी कोई वैसे वीडियो देख रहे हो तो चलेगा, मतलब जो एनिमेटेड वीडियोस हो जाती हैं कई बार, या फिर कुछ नॉन ट्यूटोरियल वीडियोस हो जाती है, मतलब यहाँ पे टीचर खड़े होके किसी क्लास को नहीं पढ़ा रहे, वैसे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हैं, सो वो करोगे तो ठीक है, ओके। अदरवाइज व्हाट आई विल से कि गूगल यूज़ करो, रीड करके समझना सीखो, ठीक है। टीचर की क्लास, कोई भी टर्म ऐसी होती है तो किसी और टीचर की क्लास देख के वो नहीं करनी आपको, फिर मुझसे पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ। कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछो आप, मैं बताऊंगा आपको। और दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, कई बार ना एक टीचर कुछ तरीके से बताते हैं, दूसरे वाले दूसरे तरीके से, तो आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। सेलर कैन नॉट रीसेल गुड्स, अरे मालिक मैंने बायर को बना दिया, तो अभी क्या उस सामान को बेच दूँ मैं, नहीं बेच सकता ना। यहाँ पे अभी क्या है, मैं बेच सकता हूँ, क्योंकि अभी तक सामान मेरे पास ही है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करा, तो मैं इसको बेच सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ डेफिनेटली, अगर मैंने कॉन्टैक्ट कर रखा है, मैंने कहा था सामने वाले को मैं आपको डिलीवर जरूर करूँगा 4 तारीख को, और उससे पहले मैंने बेच दी, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। उसको दूसरा पीस ला के दे दूंगा एग्जैक्टली तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अभी उसने क्या हो गया कि पेमेंट करनी थी उसको, उसने अभी तक पेमेंट ही नहीं करी है, बाद में मना कर दिया, तो मैं किसी को बेच सकता हूँ। पूरा डिटेल सारी चीज़ें बाद में हमारी कवर होंगी, ठीक। सो सीधा सा अभी तो ये मान के चलो, ज़्यादा सोचना नहीं है अभी इसके ऊपर, कि जब सेलर हूँ, मैंने सेल कर दिया, तो अभी तो मैं बेच ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं मालिक हूँ ही नहीं, तो बेचूंगा कैसे। अगर मैंने अभी तक एग्रीमेंट टू सेल ही करा है, अभी तक मैंने सेल नहीं करी है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसका मालिक हूँ, मैं कुछ ही करूँ, ठीक। जो माइंड में डाउट्स है ना वो धीरे धीरे सॉल्व होंगे, एकदम अभी परेशान नहीं होना है, वेट करना है, ठीक है। मुझसे भी अभी मत पूछना,
मार्क करके रख लिया करो, जो डाउट ऐसे हो जाते हैं ना, मैं आपको कह देता हूँ मार्क करके रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में भूल ही जाओ कि डाउट पूछना भी था। मेरी इंटेंशन एटलीस्ट मतलब दूर दूर तक ये तो है ही नहीं कि आपको ये कहूँ कि डाउट ही ना पूछो, डाउट आपको पूछने हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, उनको नोट डाउन करके चलना है। ठीक है, क्लियर है? तो उनको नोट डाउन करके चल लिया करो, और बाद में जैसे अगर फिर भी पेंडिंग रह जाते हैं तो उसके बाद फिर मुझसे पूछ लिया करो। व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल, जब आप एग्रीमेंट टू सेल है वो आपका सेल कब बनता है? एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन टाइम elapse और कंडीशन आर फुलफिल सब्जेक्ट टू विच प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बी ट्रांसफर। सीधी सी बात है, जब मैं सेल कर दूंगा तो वो सेल बन जाएगा। मतलब जब मैंने उसमें एग्रीमेंट टू सेल में कहा था कि इस तारीख को मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, या मैंने कहा था कि आप कोई कंडीशन रखी थी, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको क्या करूंगा, डिलीवर कर दूंगा, आपने मुझे पेमेंट कर दी तो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। जब वो कंडीशन पूरी हो जाएगी या कुछ भी हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, वो सेल माना जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, एग्रीमेंट टू सेल है, ये सेल लिखा है, स्पेलिंग में फर्क है, गड़बड़ मत करना। टू सेल का मतलब होता है बेचना, ठीक है, बेचना मतलब अभी बेचोगे, इस तरीके का भी कुछ करने वाली प्रोसेस है ये। एग्रीमेंट टू सेल, बेचने का एग्रीमेंट, और ये सेल होता है बेच दिया, मतलब जब मैंने सेल कर दी तो उस वाले सेल को कहते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे स्पेलिंग का जब भी एग्जाम में लिखो ध्यान से लिखना है। क्लियर है? चलो, इसके बाद हमारे पास आता है सेल एंड हायर परचेज। फिर एक हमारे पास आता है सेल और बेलमेंट। ये दो डिफरेंसेस और आते हैं जिसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।